Okay, so now we are going to do the physical properties of the alkanes. Physical properties of the alkanes. तो रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल नेचर, एंड आफ्टर दैट सॉल्युबिलिटी, नेचर कैसी है, वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर. These type of the things we'll discuss in the physical properties. Okay, what is the nature of the alkanes, whether they are polar or non-polar? क्या लगता है आप लोगों को? देखो एल्केन्स जो हैं बेसिकली दे आर द बॉन्ड्स किस किस में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है. कार्बन एंड हाइड्रोजन में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर चेक करोगे तो कार्बन की 2.3 और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो ऑलमोस्ट सेम है. और कार्बन कार्बन तो वैसे ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं. तो दैट मीन्स एल्केन्स आर बेसिकली द नॉन पोलर. These are the non-polar compounds. So beta non-polar compounds किसको बोलते हैं? You know that non-polar compounds are those compounds, we have done that in a chemical bonding, जिसमें क्या हुआ कि आपके पास चार्ज सेपरेशन नहीं है ना, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. और बेसिकली डाइपोल मोमेंट इनका क्या होगा? डाइपोल मोमेंट फॉर दीज कंपाउंड्स इज अ जीरो. म्यू इज इक्वल टू जीरो. म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं. डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो. अब डाइपोल मोमेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना पोलैरिटी के. अगर ये है ही नॉन पोलर है तो इनकी पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट तो वैसे ही जीरो होगा. इसके बेस पे हम चेक कर सकते हैं. ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप ले सकते हो, द नेचर ऑफ द एल्केन्स. तो आई हैव नॉट रिटन द लाइन ओवर हियर. द पॉइंट्स ही आप लिख लो कि एल्केन्स में बेसिकली CC एंड CH बॉन्ड होता है, and here they are the non-polar ones and the dipole moment is equal to 0. Now इसी से आपका जाएगा पॉइंट solubility. ठीक है, solubility किस में डिजोल्व होंगे किस में नहीं होंगे? soluble होंगे बेसिकली. जो आपके एल्केन्स हैं वो नॉन पोलर हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स है, तो कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम solubility वर्ड यूज करेंगे. तो solubility is, it is governed by the rule like dissolves like. It is governed by the rule like dissolves like. बेटा like dissolves like का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि polar will dissolve in polar and non-polar will dissolve in non-polars. बिल्कुल सही. The polar compounds will dissolve in the polar solvents, will dissolve in the polar solvents, and the non-polar compounds will dissolve in the non-polar solvents. Will dissolve in the non-polar solvents. ठीक है. अब what about the alkanes? Alkanes तो हैं हमारी non-polar. They dissolve in non-polar solvents. हाँ जी बिल्कुल. As the alkanes are non-polar, so they will dissolve in the non-polar solvents. Dissolve in the non-polar solvents. Non-polar solvents like benzene, ये non-polar है, कार्बन क्लोराइड एक्सेट्रा. ओके, Yes. ठीक है. अब बात करते हैं वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी की. वाटर में तो ये डिसॉल्व होंगे ही नहीं बेटा. ओके, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट में तो ये नॉट सॉल्युबल होंगे. डन बेटा दिस वन स्लाइड. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा. तो दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर.
दे विल बी इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के साथ में ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये कैसा सॉल्वेंट है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे जानते हैं ये पोलर सॉल्वेंट है। तो ये तो हो गई इसकी फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज, द वन इज अ नेचर एंड द सेकंड वन इज योर सॉल्युबिलिटी। थर्ड इसमें देख लेते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है इसमें आएगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैसेस है। वैसे तो ये लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जर्नल में मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी आपके कंपाउंड होंगे उनके जो स्टार्टिंग मेंबर हैं, जैसे एल्केन्स के केस में C1 टू C4 तक स्टार्टिंग मेंबर हैं गैसेस, ठीक है। C5 से लेके C17 तक हायर मेंबर्स हैं इसके लिक्विड, ठीक है। और C18 ऑनवर्ड्स स्टिल हायर मेंबर्स हैं आपके सॉलिड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ, ये कैसे हमने डिटरमिन किया, विद द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द कार्बन एटम चेन, with the increase in the length of the carbon atom chain, क्या हो जाएगा बेटा? With the increase in the length of the carbon atom chain, forces जो हैं, forces of interaction लिख देती हूँ मैं, the forces of interaction increases, ठीक है। So physical state changes from physical states changes from कहाँ से कहाँ आ जाएगी, gases to liquid and then to solids. solids। देखो गैसेस में कोई फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होती हैं, गैसेस में वीक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट है, लिक्विड में थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, और जब आ गया सॉलिड स्टेट तो उसमें बहुत ज्यादा फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम की चेन लंबी होती जाएगी, अभी हम एमपीबीपी में भी ये बात डिस्कस करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इसमें इंक्रीज होता जाएगा, जिससे आपके पास स्टेट चेंज होती जाएगी गैसेस टू सॉलिड। फोर्थ ले लेते हैं इसका एमपीबीपी, इसको एक ही पॉइंट के अंडर भी ले सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट, चलो अलग अलग लिख देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये बोथ depends on magnitude of intermolecular forces present between the alkanes, magnitude of intermolecular forces, molecular forces present between the alkanes, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द एल्केन्स में ये फोर्सेस है कौन सी? What Weak are these forces? As these are the non-polar molecules, as these are non-polar in nature, we can say non-polar in nature. So, कौन सी forces हैं? weak van der Waals forces. So the forces of interaction are weak van der Waals forces in them. Weak van der Waals forces, ठीक है। ये दोनों में जो तो मेल्टिंग पॉइंट है, melting point depends upon the mode of packing, depends upon the mode of packing of the atoms in the crystal structure, packing of the atoms in the crystal structure, कि crystal structure में कैसे पैक हो रहे हैं atoms। अगर atoms की पैकिंग उसमें सिमेट्रिकल है, strong forces of interaction है, तो melting point उसका हाई होगा। अगर उनकी पैकिंग सिमेट्रिकली नहीं हुई है, अनसिमेट्रिकल पैकिंग है, तो इसमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन वीक हो जाएंगी, मेल्टिंग पॉइंट उनका कम हो जाएगा, ठीक है। और देखा क्या गया है कि जो भी एल्केन्स हैं विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब इसमें आ गया आपका ईथ आ गया, ब्यूट आ गया, हेक्सा आ गया, ठीक है, ऑक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद डेकेन आ गया, द एल्केन्स विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, number of carbon atoms pack
symmetrically in their structure, so have high MP, then with the odd number of carbon atoms. Then the alkanes, just a minute. Yes, this one got erased. Atoms in, एक लाइन में कंप्लीट कर देते हैं अब इसको. डिपेंड्स, पेन एकदम से ज्यादा चल गया इस पे. Melting point depends upon the packing of the atoms in the crystal structure. Packing of the atoms in the crystal structure. Alkenes with the even number of carbon atoms pack symmetrically. So have higher melting point than the alkanes with the odd number of carbon atoms. With the odd number of carbon atoms. ये तो हो गई melting point की बात. And regarding the boiling point depends upon magnitude of van der Waals forces, जो पहले भी मैंने बताया. van der Waals forces जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया के, और सरफेस एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के. जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम सरफेस एरिया होगा. तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का. तो ले दे के ऐसा आया कि जो आपके बॉइलिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड के लिए ज्यादा होंगे, और जितनी जितनी ब्रांचिंग होती जाएगी उतने उतने बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे. यहाँ पे भी थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं. बोथ डिपेंड्स ऑन magnitude of intermolecular forces present between the alkanes, as these are the non-polar in nature. So the forces. Now this slide is complete. Is that clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप कहाँ की बैक स्लाइड करनी है ये कह रहे हो आप? ये वाली इससे पीछे? अच्छा रुको फिर एक मिनट. ये वाली कह रहे हो? अब देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर लगा के. Done, ma'am. Thank you. ठीक है बेटा, ठीक है. चलो, let me give you the one question regarding the arrangement in the melting point and boiling point. जैसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाना. एक मैंने आपको लास्ट क्लास में तो आपको नियो वगैरह भी सिखाए थे ना, तो आप नाम भी लिख सकते हो आप इसका. बताओ जरा मुझे इसमें इसका कॉमन में क्या नेम होगा? दिखाया था ना आपको लास्ट क्लास में. Nobody in the class? Some tertiary butyl और neobutane. नियो है पेंटेन, ब्यूटेन तो नहीं है, और टर्शरी भी नहीं है. वो 4 डिग्री है क्वाटर्नरी. ठीक है, दैट इज नॉट टर्शरी. Neopentane. हाँ, तो दिस इज अ नियोपेंटेन, 5 कार्बन वाला. अब एक तरह से ऐसे अरेंजमेंट दे देते हैं इसको. इसमें भी 5 कार्बन एटम्स आर देयर. एक इसका ये अरेंजमेंट दे देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बेटा नियोपेंटेन.
This one is 1 2 3 4 5 isopentane, and this one is n-pentane. और आपको लगाना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर. बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? मैम एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम आइसोपेंटेन एंड देन न्यूपेंटेन. बिल्कुल सही. तो जो नियोपेंटेन है इसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग है, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैड डन, बेटा जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा. यानी का इस वाले का है लीस्ट सरफेस एरिया, दिस इज अ लीस्ट सरफेस एरिया, और इस वाले का है मैक्सिमम सरफेस एरिया. बॉइल जैसे जैसे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा. तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर. मेल्टिंग पॉइंट में अगर आपके पास ऐसे लगाना आ जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो किस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसका. इसमें 6 कार्बन एटम्स है और इसमें 5 कार्बन एटम. तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले हाइड्रोकार्बन जो हैं एल्केन्स हैं उनका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इन कंपैरिजन टू द ऑड वन. तो इज दैट क्लियर? यस मैम. बस यही इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. एंड नाउ विल मूव टुवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स. Regarding the chemical properties of the hydrocarbons, properties of the hydrocarbons. तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो अभी हमने डिस्कस किया कि these are the saturated non-polar hydrocarbons. Saturated non-polar hydrocarbons. ठीक है, एल्केन्स हैं जो. अगर ये सैचुरेटेड नॉन पोलर हैं तो ये किस टाइप का रिएक्शन देंगे? ये सब HH है इसमें, या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन. अच्छा मैं कार्बन कार्बन भी ले लेती हूँ, चलो. या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. तो अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, पहली बात तो इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी. ये बात समझ में आती है आप लोगों को? बेटा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना, जहां पे अनसैचुरेशन हो वहां पे होती है आपके पास एडिशन. यहाँ पे अनसैचुरेशन ही प्रेजेंट नहीं है. तो पहली बात तो यहाँ पे कौन से रिएक्शन होंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे पहली बात. ठीक है, एडिशन रिएक्शन वहां पे होते हैं जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें एडिशन होके वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंड थिंग, अब रिएक्शन कैसे, सब्स्टिट्यूशन में कौन से बॉन्ड ब्रेकअप होंगे? देखो सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखी जाए ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सीसी बॉन्ड की ग्रेटर देन किससे? CH बॉन्ड से. तो कौन सा बॉन्ड ब्रेकअप होगा? CH बॉन्ड विल ब्रेक. अच्छा, इसका होमोलिटिक फिशन होगा या हेटेरोलिटिक फिशन होगा? होमोलिटिक फिशन होता है दोनों को बराबर बराबर बांटना, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देना. हेटेरोलिटिक होता है कि दोनों को अलग अलग देना. देखो इसमें दोनों तरह के फिशन पॉसिबल हैं. रीजन क्या है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बताया था ना थोड़ी देर पहले भी, आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है. तो अगर दोनों की ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो हमारे पास क्या जाएगा? ऐसे भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, जिससे क्या फॉर्मेशन हो सकता है? ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो है ना बॉन्ड, ये वाला ब्रेक होता है ऐसे. ऐसे फिशन को क्या बोलते हैं? होमोलिटिक फिशन. यस, दिस इज द होमोलिटिक फिशन. और जब कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑलमोस्ट सेम है पर फिर भी किसकी थोड़ी सी ज्यादा है? कार्बन की थोड़ी सी ज्यादा है ना. तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा ब्रेक होगा, इसको क्लियरली लिख देते हैं. इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कुछ ऐसा ब्रेक होगा कि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये वाले बॉन्ड के, और बाकी इसकी वैलेंसी ऐसे ही रहेगी सारी.
और H+ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ऐसे. दिस इज कॉल्ड एज अ Electrolytic fission. हिट्रोलिटिक फिशन. ठीक है, तो इसमें दोनों टाइप ऐसे रिएक्शन जो होते हैं, इसको बोलते हैं जब कार्बन कार्बन ब्रेक होगा होमोलिटिक फिशन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. मैं अभी करवाऊंगी, इसका पहला रिएक्शन इसी का ही है. और इसको बोलते हैं आयनिक मैकेनिज्म. ठीक है, तो देखिए कैसे होता है. सबसे पहला रिएक्शन है, अब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो गए है ना. सीसी ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, CH ब्रेक होगा तो आपके पास हिट्रोलिटिक होगा, आयंस का आयनिक मैकेनिज्म होगा. तो सबसे पहला रिएक्शन है हैलोजेनेशन रिएक्शन. हैलोजेनेशन रिएक्शन में फॉलो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और जो आपका हैलोजेनेशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें सबसे पहला रिएक्शन है क्लोरीनेशन. क्लोरीनेशन क्या होगा, जिसमें आप हैलोजन कौन सी लोगे, क्लोरीन. इसमें सबसे पहला रिएक्शन है मीथेन की क्लोरीनेशन का. मीथेन में तो देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं है, ये है. तो इसमें जब आप क्लोरीनेशन करते हो ना, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं. पहली बात तो ये रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन समझते हैं सभी बच्चे? Yes, ma'am. In the presence of sunlight. होते हैं, हाँ. तो विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ. HNu इज अ सिंबल ऑफ लाइट. तो देखो पहले तो एक हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा. तो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है CH3Cl + HCl. तो इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन. नेक्स्ट स्टेप में दिस इज CH3Cl अगेन क्लोरीन विद द HNu. तो ये बनेगा CH2Cl2 + HCl and this is called as a डाइक्लोरोमीथेन. dichloromethane. Then is a CH2Cl2 + Cl2 again HNu. Then this is a CHCl3. इसको थोड़ा ऐसे बना के लिख देते ताकि फार्मूला भी याद रहे आपको. CHCl3 + HCl. अब इसका नाम तो है ट्राई Chloromethane. क्लोरोमीथेन. और ये जो आपका ट्राई क्लोरोमीथेन है ना, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म. और लास्ट में एक हाइड्रोजन जो बचा है वो भी रिएक्शन कर देगा. CHCl3 में फिर से क्लोरीन का एडिशन करोगे तो ये बन जाएगा CCl4 + HCl. और इसका नाम हो गया, Carbon tetrachloride. वो भी ठीक है, या टेट्राक्लोरोमीथेन. टेट्राक्लोरोमीथेन इसका IUPAC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे फॉर्म होता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स. मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है और हमें अगर कोई एक इनमें से चाहिए तो हमें उसको सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर वी हैव टू अप्लाई सम ऑफ द मेथड, सम ऑफ द प्रोसेसेस, क्योंकि ये इस रिएक्शन की ड्रॉबैक है. अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये हुआ कैसे है, इसका मैकेनिज्म क्या है और रेस्ट हैलोजिनेशन कैसे होती है. मैकेनिज्म जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. रिगार्डिंग दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सबसे पहला स्टेप आता है चेन इनिशिएशन स्टेप. चेन इनिशिएशन स्टेप. अब ये चेन इनिशिएशन स्टेप क्या है, जो आपका क्लोरीन है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, व्हेनेवर द लाइट इज इम्पोज्ड ऑन इट, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये, तो जब इस पे लाइट पड़ती है तो सबसे पहले तो इसका होमोलिटिक फिशन होता है, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा.
तो जब ये ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये बना आपका होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। ये पहला स्टेप है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है चेन आगे प्रोसीड कर रही है। चेन प्रोपागेशन में क्या होगा कि ये आपके पास मीथेन था, इस पे हमने फ्री रेडिकल लगाया तो ये भी फ्री रेडिकल में ब्रेकअप हो गया, तो ये बना आपके पास CH3 फ्री रेडिकल और HCl, यानी कि ये फ्री रेडिकल आगे से आगे पास होना स्टार्ट हो गया। बेसिकली इसमें फॉर्मेशन होता गया नेक्स्ट और फ्री रेडिकल्स का। ठीक है, अब इसको भी आगे कर सकते हो, जो आपका CH3 फ्री रेडिकल बना, ये और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ले ले, इसको भी फ्री रेडिकल में ब्रेकअप करके एक प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अब ये आगे से आगे मतलब फ्री रेडिकल और जनरेट होते गए। लास्ट स्टेप होता है इसमें थर्ड स्टेप, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है कि वी आर कमिंग टू एट एन एंड। आपके पास व्हेनेवर देयर इज, इसको आप आगे प्रोडक्ट भी बना सकते हो, मतलब इसको आगे कर लोगे सेम प्रोसेस को रिपीट तो डाई ट्राई टेट्रा बनते जाएंगे। चेन टर्मिनेशन स्टेप में कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि दो फ्री रेडिकल आपस में मिल गए, तो क्लोरीन जब फॉर्म हो गया दोबारा तो वो फिर आगे रिएक्शन नहीं देगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये दो CH3 मिले बने थे जो, यही दो आपस में रिएक्ट हो जाएं तो आपके पास ये बन जाएगा इथेन बाय प्रोडक्ट। या ये भी हो सकता है कि अपोजिट कॉम्बिनेशन हो जाए, CH3 और Cl आपस में कंबाइन कर जाएं तो CH3Cl। So these are the sum of the reaction that can take place in the case of the mechanism of this step. So is that clear कैसे होता है क्लोरीनेशन? Yes, ma'am. ठीक है ना। अब क्लोरीनेशन जिस तरह से होता है एग्जैक्टली इन द सेम मेथड द ब्रोमिनेशन विल टेक प्लेस। द ब्रोमिनेशन ऑफ द एल्केन, the bromination of the alkanes will take place exactly same as that of chlorination। ठीक है, तो सेम रिएक्शन वैसे होगा। फ्लोरिनेशन करना नहीं है, वो तो आप लोगों को पता ही है ना। फ्लोरिनेशन क्या होता है बेटा? फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो ये डायरेक्ट मतलब फ्लोरोहैलाइड बनते तो हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा, वैसे फ्लोरो का भी एडिशन होता है, फ्लोरोमीथेन भी बनेगा, बट वो डायरेक्ट हैलोजनेशन से नहीं बनता है, वो एक्सप्लोसिव है। बहुत एवलांच, बहुत ज्यादा हीट उसमें लिबरेट होती है तो वो एक्सप्लोजन हो जाता है उससे। तो फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, सो डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ द direct halogenation of the alkanes is avoided। अब बाकी क्या बचा है इसका? आयोडीनेशन बचा है या नहीं बचा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आयोडीनेशन में देखो क्या प्रॉब्लम आती है। लेट अस सपोज मैंने ले दिया आपका इथेन ले लिया, चलो इथेन में हमने आयोडीन की एडिशन कर दी, तो हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसे जाता है CH3CH2I प्लस HI। तो इसमें फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड का। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना। हाइड्रोजन आयोडाइड आप सभी को पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस स्लाइड को शिफ्ट कर दूं अगर ये समझ में आ गया तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो बेटा, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है और हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड ये ब्रेकअप हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयोडीन इसमें से अलग हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसमें से H+ रिलीज हो गया। तो ये जो आयोडीन होगा ये वापस इस रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मेक्स द रिएक्शन रिवर्सिबल, मेक्स रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड वापस से इससे रिएक्ट करेगा और आयोडीन फॉर्मेशन करके इथेन बना देगा। तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमारा तो रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। ठीक है, तो हमारे पास तो प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम आई। तो इसको अवॉइड करने के लिए इस रिएक्शन को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू मेक द रिएक्शन proceed in the forward direction, proceed in the forward direction, इक्विलिब्रियम जो था, इक्विलिब्रियम में कुछ डालना पड़ेगा ना ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। कैसे देखेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हो? या तो HiO3 जिसको आयोडिक एसिड बोलते हैं, या इसको यूज कर सकते हो HNO3 नाइट्रिक एसिड। हैज टू बी यूज्ड, इनको यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये जो आपका आयोडिक एसिड है HiO3, ये हाइड्रोजन आयोडाइड से कंबाइन कर लेगा। 5 मॉलिक्यूल इसके ले लेते हैं, बैलेंस हो जाएगा। तो एक तो बन जाएगा वाटर और एक बन जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 6 हो गया आयोडीन। वाटर कितने हैं? 5 to 6, ये भी 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो अब बन गया आयोडीन। अब आयोडीन बना आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, तो आयोडीन तो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट और बनेगा तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा? ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा शिफ्ट। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या करेगा? मेक्स द रिएक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, इसलिए अगर आपने आयोडीनेशन करनी है तो जो HI आपके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, आपको उस HI को खत्म करना पड़ेगा। HI क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट था। तो रिड्यूसिंग एजेंट को कंज्यूम करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंज्यूम करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? वो रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगा। में शिफ्ट कर देगा, तो आपके पास यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये Yes. होगा आपका दिस वन आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन कर नहीं सकते, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन सेम है, आयोडीनेशन बता दिया। अब देखते हैं कि अगर मेरे पास डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स कहाँ पे आता है। मिथेन में आपको बता दिया था, अगर मेरे पास इथेन है, मान लो पेपर में इथेन आ गया, इथेन तो नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा हाइड्रोकार्बन आ गया, इसमें आपने क्लोरिनेशन किया, तो देखो इसमें ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो दोनों के कौन से कार्बन है? प्राइमरी है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो किसी भी एक को आप सब्स्टिट्यूट कर लो क्लोरीन से, तो बन जाएगा CH3, CH2 एंड Cl। तो ये है ओनली वन प्रोडक्ट, ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं बनेगा। पर अगर आपके पास डिफरेंट टाइप के एल्केन्स हैं, ये ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 1 डिग्री है, ये कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है, पर ये कौन सा है? 2 डिग्री है कि नहीं है? Yes. यस मैम। 6 हाइड्रोजन है इसमें 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन है इसमें 2 डिग्री। यस और नो? Yes, ma'am. यस अब मैम। इससे बनेंगे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। तो जब आप इसकी क्लोरिनेशन करते हो ना, तो या तो 6 हाइड्रोजन में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन हो जाए, CH3, CH2, CH2, Cl, दिस वन। इसमें मैंने क्या किया कि एक प्राइमरी वाला हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया। आप बेटा मैंने राइट से लगाया, तुम लेफ्ट से भी लगा सकते हो, ऑल द 6 हाइड्रोजन एटम्स आर सेम। या आप क्या कर सकते हो? सेकेंडरी वाला कर लो सब्स्टिट्यूट। तो दिस इज अ CH3, दिस इज अ CH, Cl एंड CH3। यस और नो? ठीक है, तो यस यहाँ मैम। तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। नाम बत लिख लोगे ना बच्चा? पहले वाले का नाम क्या हुआ? 1 2 3, तो दिस इज कॉल्ड एज 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन। सेकेंड वाले का क्या नेम हुआ? 2 क्लोरोप्रोपेन।
2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे बन गया मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक बात और है, कौन सा मेजर माइनर कैसे डिसाइड होगा? देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी में से ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, फ्री रेडिकल यहाँ पे प्राइमरी बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा। अब तुम्हें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल तो आता है ना, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री के बाद देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होती है, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बेस पे प्रोडक्ट आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है 3 डिग्री सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। तो 3 डिग्री नहीं है अगर, तो 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल सबसे जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी फास्ट होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हैलोजनेशन आपका कंप्लीट है। तो इज दैट क्लियर? क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन कैसे करना है, मिक्सचर प्रोडक्ट्स कहाँ पे देना है? Yes, ma'am. चलो उसके बाद आ जाते हैं कंबस्शन पे। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कंबस्शन क्या होता है? Ma'am, complete burning in the presence of oxygen. कंप्लीट भी करेंगे, इनकम्प्लीट भी करेंगे, यहाँ पे बर्निंग, ठीक है बेटा। देखो अब पहला तो जैसे आपने अभी बोल ही दी है ये बात, तो पहला मैं प्रोसेस ले लेती हूँ कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब होगा कि मतलब हम ना एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो कुछ लिमिटेड सप्लाई नहीं ऑक्सीजन। देखो 3 तरह के कंबस्शन पढ़ेंगे, एक तो एक्सेस, एक लिमिटेड और एक कंट्रोल्ड। तो यहाँ पे जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिया तो ये बहुत बहुत नॉर्मल है, आपको ये आता भी है, उसमें से भी थर्मोडायनेमिक्स से भी ये बात आती है कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन को बर्न किया, मीथेन इन द गैसियस फॉर्म व्हेन इट विल बर्न होगा तो साथ में ऑक्सीजन लेंगे इन द गैसियस स्टेट। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जनरेट हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी गैसियस स्टेट में ले लेते हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो बेटा इसमें इंथैल्पी चेंज तो नेगेटिव होगा ना, क्योंकि बर्न हो रहा है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कंबस्शन के लिए सी लिख दो, तो दिस इज -890 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब मान लो हमने इथेन को भी बर्न किया, इथेन की बर्निंग कैसे होगी? C2H6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। तो देखो बैलेंस करने की वही टेक्निक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन को और इन बिटवीन हाइड्रोजन को कर सकते हैं। पहले कार्बन हो गया तो 2, हाइड्रोजन 6 है तो 3 लगा दो, अब लास्ट में ऑक्सीजन करो। 3 और 2 5, तो 5 को बैलेंसिंग करने के लिए 5/2 लगा दी और बाद में इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कुछ 5 ऑक्सीजन और 4 CO2 और 6 H2। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ना, जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन था कुछ अप्रोक्सीमेटली लिख देती हूँ मैं, कुछ 1590 या 1540 के करीब अप्रोक्सीमेटली लिख दिया, ठीक है, किलो जूल पर मोल। अब क्या होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी हाई होती है ना, वो होता है बेटर फ्यूल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ये बेटर फ्यूल है। अब आप देखो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि 1 मोल जब कंप्लीटली बर्न होता है, जब 1 मोल कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो जितनी हीट रिलीज होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। जितनी हीट रिलीज हुई वो उसकी क्या हुई, कैलोरीफिक वैल्यू। अब तुम देखो कि ये तो 1 मोल बर्न हो रहा था मीथेन, तो उसके केस में तो -890 यानी कि 890 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई। यहाँ पे तो इक्वेशन की बैलेंसिंग में 2 है, तो पहले तो आपको इसकी वैल्यू को देख के नहीं बोल देना कि इथेन इज अ बेटर फ्यूल देन मीथेन। आपको क्या करना है, पहले 1 मोल के लिए कैलकुलेट करनी है। तो -1540/2 करोगे तो कितना आएगा, कुछ 9 कर लो, चलो 90 है शायद अप्रोक्सीमेटली, वट एवर वुड बी द वैल्यू गिवन, कुछ भी दी हो पेपर में, कुछ 700 एंड समथिंग आएगी। Yes, ma'am. तो इसकी 1 मोल को बर्न करने से जितनी वैल्यू आ रही है हीट की वो कम है इन कंपैरिजन टू द मीथेन। तो कौन बेटर फ्यूल हुआ,
मीथेन। मीथेन। ठीक है, इस तरह से आप लोग चेक करते हो कैलोरीफिक वैल्यू से। तो ये तो हो गया इसका कंप्लीट बर्निंग। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब कंप्लीट बर्न करेगा तो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद है इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन तो तुम्हें पता ही होगा कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे आप, ये भी गैस। और अब है इसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन हो गया बेटा कि ये पूरी तरह से अब बर्न नहीं हो रहा। तो जब पूरी तरह से बर्न नहीं होगा तो कब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन कॉक की फॉर्म में ये रिलीज होते हैं। यहाँ पे अगर बिल्कुल कम सप्लाई ऑक्सीजन की किया तो ये फॉर्म हुआ। इन बिटवीन स्टेट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म हो सकता है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन फॉर द इनकम्प्लीट कंबस्शन। एंड द नेक्स्ट इज अ कंट्रोल्ड कंबस्शन। कंट्रोल्ड, ये वाले थोड़े से आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर कन्वर्जन में कभी पूछ ले तो। कंट्रोल्ड कंबस्शन या ऑक्सीडेशन, कुछ भी लिख सकते हो। कंट्रोल्ड कंबस्शन या ऑक्सीडेशन। पहला रिएक्शन है मिथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 570, ये उसमें भी आएगा आपको 12th की केमिस्ट्री में, 573 केल्विन और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब आपके पास जो मीथेन है वो एक कार्बन वाला एल्कोहल बन जाएगा। तो ये आपसे कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि मीथेन टू मिथेनॉल, ये क्या बन गया, मिथेनॉल। कैसे करते हैं? जब मीथेन को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर मेटल के साथ 573 पे, तो मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी मीथेन को आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ MO2O3 के साथ करो तो ये फॉर्मेल्डिहाइड भी बन जाएगा, HCHO। ऐसी डायरेक्ट कन्वर्जेंस बहुत कम पूछी जाती है, बट फिर भी आपको चलो थोड़ा सा लर्न कर लो इसमें। जब 12th में पढ़ेंगे तो विद मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जहां एल्डिहाइड वाला चैप्टर आएगा और जहां अल्कोहल वाला चैप्टर आएगा। अब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन किया मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में, ठीक है, तब आपके पास ये एसिड बन जाता है। तो ले दे के कहानी ये हुई कि ये हर किसी में चेंज हो रहा है। देखो, इससे एल्डिहाइड भी बन रहा है, इससे एसिड भी बन रहा है और इससे मिथेनॉल भी बन रहा है। तो दिस इज द कंट्रोल्ड कंबस्शन। कंट्रोल्ड कंबस्शन कंप्लीटली रिएजेंट बेस्ड होती है। अगर आपको रिएजेंट नहीं याद है तो आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन जो एनसीईआरटी नीट में आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो आपको PQ कॉलम मैच करना है कि कौन किस साइड पे जाके क्या प्रोडक्ट देगा या रिएजेंट कौन सा यूज होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट इसका एक प्रोसेस है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या बताया था जब स्टार्ट हुआ था? एल्केन्स, दो या दो से कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है बेटा, उनको Yes, बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे मान लो मैंने हेक्सेन लिया, ये मैंने नॉर्मल हेक्सेन लिया है। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब क्या हुआ, स्टेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग इन्वॉल्व नहीं है। और इसको किसके साथ ट्रीट किया है? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया। तो जब आप इसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? अब बेटा ये N हेक्सेन है तो इसके दो आइसोमर बन जाएंगे। एक आइसोमर तो इसका ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 5 2 मिथाइल hexane. पेंटेन नहीं होगा, 5 कार्बन है ना। Yes, ma'am. और दूसरा क्या होगा, इसको थर्ड पोजीशन पे लगा दो, CHCl3, 3-methyl pentane. हाँ CH3 सॉरी, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास दो आइसोमर्स में, ठीक है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl, एसिडिक कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, कैसा कैसा कंपाउंड है? ये कैसा कंपाउंड है बेटा, बताओ। Ma'am, ionic. बिल्कुल आयनिक है।
आयनिक में भी फिर आप फजान रूल लगा लोगे तो एल्यूमिनियम का साइज छोटा है और क्लोराइड का साइज बड़ा, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर भी आ जाएगा। चलो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने ये पूछा था, ये लुईस एसिड है, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन में कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले आप एसिड बेस रिएक्शन करते हो या नहीं करते हो? यस मैम। तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है। क्यों है बेटा ये लुईस एसिड? व्हाई इट इज अ लुईस एसिड? Ma'am, because it can accept the electrons. It has empty orbitals. It is having the empty orbital, it is having the incomplete octet. इसमें सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब मैं इसे HCl के साथ रिएक्ट करूंगी तो HCl तो सबको पता है प्लस और माइनस होता है, तो ये क्या बना देगा? AlCl4 माइनस नहीं बना सकता? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखें फिर अब ये क्या करता है, लेट्स चेक इट आउट रफली। अगर आप नहीं भी इसका मैकेनिज्म करना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा करके देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा। इतना तो कर ही पाओगे ना, मतलब लुईस एसिड लुईस बेस का रिएक्शन तो कर ही दोगे। 3 Yes, 1 ma'am. 3 4 5 and 6, ठीक है। अब तुमने इसका बना लिया AlCl4 नेगेटिव। ये क्यों बना? क्योंकि हमें पता था कि ये लुईस एसिड है तो HCl से ये Cl नेगेटिव ले लेगा। अब ये नेगेटिव है तो इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, है ना। यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो क्या करेगा ये? व्हाट इट कैन टेक, रफली क्या कर सकते हो? कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? Carbon. चलो मान लो रफली आपने ऐसे कर दिया कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, H यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। तो अगर H यहाँ से बाहर आ गया तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे? HCl. हाँ, HCl का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे फिर क्या कौन सा चार्ज बच जाएगा? पॉजिटिव। Negative. नेगेटिव। तो यहाँ से नेगेटिव बच जाएगा तो कोई मिथाइल ग्रुप वहां से माइग्रेट कर जाएगा या H का माइग्रेशन हो जाएगा, तो इस तरह से इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मतलब ये पूरे कंपाउंड को पोलर कर देता है। एरोमेटाइजेशन एक प्रॉपर्टी है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक किसको बोलते हो? Ma'am, which have at least one benzene ring. है ना, तो बेंजीन रिंग है इसमें। तो द रिएक्शन दैट यू पीपल कैन डू इज कि अगर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 and 6, अगर इसको Cr2O3 के प्रेजेंस में आप रिएक्ट कर दो, या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो तो ये कुछ ऐसे साइक्लाइजेशन हो जाएगी। तो इसके बनने के पीछे रीजन क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपके स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लाइजेशन होने से, एरोमेटिक कैरेक्टर आने से इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस एनर्जी, है ना। रेजोनेंस Yes. है ना इसमें पॉसिबल, तो ये कंपाउंड स्टेबल है इसलिए इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स इसमें फॉर्म होते हैं। अगर इसमें मैं ये लगा दूं तो बना, बताओ एरोमेटाइजेशन से क्या बनेगा? थिंक फॉर इट। इफ आई विल अटैच 7 कार्बन एटम और इसमें V2O5 डाल दें, Ma'am, toluene. शाबाश। कैसे? मैम क्योंकि ये 6 है 7 है तो पहले बेंजीन रिंग में 6 आ जाएंगे और ऊपर CH6 बिल्कुल अटैच हो बिल्कुल, मतलब जाएगा। बेसिकली एक तो आपके पास बेंजीन रिंग आएगा ही आएगा, है ना। Yes, तो मैम. जब बेंजीन रिंग आएगा उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, करेक्ट। इससे फॉर्म होगा टॉलुईन। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस होते हैं इन द केस ऑफ एल्केन। अब एल्केन्स के केस में एक एल्केन्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है? 3D है या 2D है? कैसे कंपाउंड्स हैं ये? मैम 2D. 2D नहीं है बेटा, एल्केन्स 3D हैं, 3 डायमेंशनल हैं। कार्बन के 2 बॉन्ड तो होते हैं प्लेन के ऊपर, एक होता है अबव और एक होता है बिलो। ये तो आपको जो जैसे दिखाई दे रहे हैं ना वैसे ही हैं,
ठीक है। और हाँ, बाकी के आपके पास ये वाला बॉन्ड है अबव, मतलब बोर्ड के ऊपर, और ये है बोर्ड के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3D मॉलिक्यूल को 2D के ऊपर कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं हमारे पास। दीज आर कॉल्ड, ये हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब, वैसे तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा ये, स्टार्ट कर लेते हैं। कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन, representations of alkane। पहली रिप्रेजेंटेशन है एल्केन की, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन का मतलब है 3D कंपाउंड को 2D में रखने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज हम लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कन्फर्मेशंस का क्या मतलब होता है। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला, एक होता है हमारे पास साहोर्स फॉर्मूला, थर्ड वन इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, excuse me, and the fourth one is the Fisher projection formula। पहले एक एक करके इनको सीख लेते हैं। फ्लाइंग वेज में क्या होता है, जो आपका फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है ना, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह से जिगजैग फॉर्म में लगा देना। इसमें दो तरह के कार्बन एटम प्रेजेंट है बेटा। एक तो वो कार्बन एटम है जो येलो कलर से मैंने डॉट लगा दिए हैं, इनको बोलते हैं डिप्रेस्ड कार्बन एटम्स। दीज आर कॉल्ड एज अ डिप्रेस्ड कार्बन एटम। एक वो है जो व्हाइट कलर से डॉट लगा दिए हैं, इनको बोलते हैं एलिवेटेड कार्बन एटम्स। एलिवेटेड कार्बन एटम्स। डिप्रेस्ड कार्बन एटम पे जो दो ग्रुप हैं वो आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेंगे, मतलब ऐसे। और एलिवेटेड कार्बन पे जो आपके दो रिमेनिंग ग्रुप हैं, 2 रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। इस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। और कन्फर्मेशन किसको बोलते हैं, कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन्स क्या होती हैं। देखो एल्केन्स वो हैं जिसमें कार्बन और कार्बन में होता है सिंगल बॉन्ड, and the rotation is allowed along the single bond। rotation is allowed in the single bond। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड होती है। तो जब सिंगल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड है तो रोटेशन करनी कैसे है, जैसे मैंने कुछ ऐसा आपको कंपाउंड दे दिया सिंपल, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ I लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ F लगा हुआ है। तो इस ऐसे कंपाउंड की कोई एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, जब भी कंफर्मेशंस देखोगे ना तो कोई एक बॉन्ड फिक्स होता है चार में से, किसी एक बॉन्ड की लोकेशन फिक्स होती है, जैसे CH3 फिक्स है, और बाकियों की जो है रिप्रेजेंटेशन उसको चेंज किया होता है। लेट अस सपोज Br को यहाँ पे लगाया हुआ है फ्रंट में, I को यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तीनों की पोजीशन इंटरचेंज करनी होती है, बाकी कोई भी दो पोजीशन सेम नहीं रहेंगी। ठीक है। अब CH3 की पोजीशन यहाँ है तो Br को यहाँ पे लगा दिया हुआ है, F को यहाँ पे लगा दिया है, I को यहाँ पे लगा दिया है। तो ये कोई डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं होते, ये सेम कंपाउंड्स होते हैं जहां पे कोई एक बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है और बाकियों को घुमा के इंटरचेंज किया हुआ है। तो दीज आर कॉल्ड एज अ कन्फर्मेशंस ऑफ द एल्केन, means the different type of the arrangements obtained by the rotation about the carbon carbon single bond। let me write this, the different types of the arrangements, different types of the arrangements
obtained by rotation about कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनको बोलते हैं हम कन्फर्मेशंस। are called as confirmations. Confirmations. जो आपके पास इथेन है ना, पहले में तो कोई कंफर्मेशन होगी ही नहीं, क्योंकि जो आपका मिथेन है उसमें तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड ही नहीं है, दैट इज ओनली द वन कार्बन। इथेन के केस में 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर देयर, एंड हियर वी आर हैविंग द 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑन ईच कार्बन एटम। तो इसमें बेटा आपके पास क्या होगा, 2 टाइप के कंफर्मेशंस पॉसिबल हैं। वन इज कॉल्ड एज अ स्टैगर्ड and the other is called as a eclipsed. ये आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसकी। तो फर्स्ट वाली क्लियर है कि कैसे लिखते हैं फ्लाइंग वेज? यस मैम। यस मैम। सेकेंड टाइप की कंफर्मेशन है साहोर्स, सेकेंड टाइप के रिप्रेजेंटेशन है साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा इन द साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, देखो इस तरह से लिखा जाता है वाई की फॉर्म में, इसको बोलते हैं इरेक्ट वाई, सीधा वाई हिंदी में इरेक्ट वाई, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वाई। तो 4 तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, या तो दोनों सीधे लगा लो ऐसे, ये 2 कार्बन कार्बन एटम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और उसके अराउंड 3 ग्रुप ऐसे हैं, 3 ग्रुप ऐसे हैं, ये फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड, दोनों को इन्वर्ट कर दो। थर्ड क्या होगा बताओ, इसको इन्वर्ट कर दो, इसको ऐसे रखो। फोर्थ क्या होगा, इस वाले को इन्वर्ट कर दो और इसको स्ट्रेट रखो। तो ये 4 टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं साहोर्स में, ठीक है। इनमें से जो इथेन के लिए 2 रिप्रेजेंट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो आपका इथेन है ना, इथेन के केस में या तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, या इथेन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब ये वाली रिप्रेजेंटेशन होती है ना, इस वाली रिप्रेजेंटेशन में ये जो हाइड्रोजन एटम है 2 कार्बन एटम पे, वो स्पेस में एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, और इसे बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। This is called as a eclipsed conformation of ethane. और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है ये थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे से, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हाइड्रोजन एटम दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, उनमें रिपल्शंस कम होता है। स्टैगर्ड में होता है लेस रिपल्शंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम, लेस रिपल्शंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में लेस रिपल्शन है, तो लेस रिपल्शन होने के कारण स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एक स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। वैसे तो ये घुमा के उसको भी पहले की तरह बनाया जा सकता है, ठीक है, बट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज अ मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इफ विल ड्रॉ द ग्राफ ना, ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। अगर इस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोफाइल लिखो और इस डायरेक्शन में लिखो रोटेशन, रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कुछ ऐसा पैटर्न आता है। यहाँ पे डाउन वाले पोर्शन पे दोनों साइड पे होती है स्टैग, जब घुमाते हैं कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड को, तो जो लो एनर्जी पे ऑब्टेन होती हैं वो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस, और जो हाई एनर्जी पे है वो होती है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन।
अप्रोक्सीमेटली 12.5 किलो जूल का ये गैप होता है। बट एक कंफर्मेशन को दूसरी कंफर्मेशन में बदला जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंफर्मेशंस ऑफ इथेन। यहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी ये बीच में ही छोड़ दिया मैंने कंफर्मेशन वाला पार्ट। तो इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's take a few of the poll questions. Go for it. Why all are not participating? Half of the students are giving the answer.
चलिए देखते हैं। देखो इसमें ना ब्रांचिंग है ही नहीं है, सब नॉर्मल है। और आपको बोला था मैंने कि सरफेस एरिया के बढ़ने से वंडरवॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किस में होगा? हेप्टेन में होगा, यानी कि 4 नंबर में। उसके बाद किस में होगा? हेक्सेन में होगा, यानी कि 2 नंबर में। फिर उसके बाद किस में होगा? पेंटेन में होगा, यानी कि 1 नंबर में। फिर लास्ट में किस में होगा? प्रोपेन में, यानी कि 3 नंबर में। तो ऑप्शन बी वाज करेक्ट एंड द 20 ईयर स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं बेटा, आपने इसमें रिप्लाई कर दिया चैट बॉक्स में, इट्स ओके। कई बार हम क्या करते हैं ना, हम क्वेश्चन में नॉट नहीं पढ़ते हैं और जल्दी से रिप्लाई कर देते हैं। देखो 50% क्लास पार्टिसिपेट करती है, बाकी आराम से देखते रहते हैं कि बाकी आंसर कर रहे हैं। वाई यू ऑल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग? आप सब लोगों ने लेक्चर सुना और ये तो इतना आसान क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए। चलो, आई एम एंडिंग द पोल। श्योर नहीं हो आप लोग? ऑल द ऑप्शंस आर गेटिंग द इक्वल वेटेज। आप लोगों की तरफ से सब एक जैसी हैं। लेट्स चेक इट आउट। नॉट सॉल्युबल लिखा हुआ है पहले तो। बेंजीन में तो ये घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना? सॉल्युबल है ना बेंजीन में, नॉन पोलर है। यस मैम। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एसीटोन होता है लेस पोलर, ठीक है? यस मैम। ये लेस पोलर है इसमें भी। तो किस में नहीं डिसॉल्व होगा? तो उसका आंसर वाटर आना था।
ठीक है ना, मैंने सॉल्युबल पूछा होता तो फिर तो तुम्हारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाता। Yes, ma'am. चलो एनी हाउ बाय मिस्टेक किसी से क्लिक हो गया तो इट्स ओके, अदरवाइज ऑल वर डूइंग गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम एल्कीन स्टार्ट करेंगे, और एल्कीन्स और एल्काइन से ज्यादा नेमिंग रिएक्शंस बनती हैं। ओके बेटा, चलो, Okay. इट इज ऑल फॉर टुडे।